उधर बिहार चुनाव में बीजेपी अब अपने चुनावी एजेंडे में जीएसटी रिफॉर्म को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। पार्टी का यह दावा कि इस रिफॉर्म से हर दुकानदार, हर ग्राहक को फायदा हुआ है और इसी को जनता तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने जीएसटी प्रचार समिति बनाई। अब गांव-गांव, गली-गली तक बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचेंगे, बताएंगे कि जीएसटी कैसे बदली लोगों की जिंदगी। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव में बीजेपी का नया दांव। जीएसटी रिफॉर्म से बिहार विजय का प्लान। बीजेपी ने तैयार की नई रणनीति। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए मेगा प्लान बनाया है। इस बार मुद्दा जीएसटी रिफॉर्म है। पार्टी का कहना है कि इससे व्यापारियों का कारोबार आसान हुआ और ग्राहकों की जेब में भी राहत मिली। यही वजह है कि बीजेपी ने राज्य से लेकर जिले और मंडल तक जीएसटी प्रचार समिति बना दी है। इस समिति का मकसद है सीधे दुकानदार और ग्राहक तक पहुंचना। दुकानों पर जीएसटी से मिले फायदे के बोर्ड लगाए जाएंगे और कार्यकर्ता जनता से संवाद करेंगे। के लिए प्रदेश स्तर की, जिले स्तर की, यहाँ तक कि मंडल स्तर की कमेटियाँ बनाई गई हैं बिहार में। और ये जो न्यू जेन जीएसटी में जो रिफॉर्म्स किए गए हैं, इसको जन जन तक पहुँचाना है। जीएसटी में इतना बड़ा सुधार जिससे कि समाज के हर एक तबके को, हर वर्ग को इससे लाभ है। बीजेपी ने इस प्रचार अभियान के लिए बिहार को 52 संगठनात्मक जिलों में बांटा है। हर जिले के प्रभारी को जीएसटी प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की रणनीति है कि कोई इलाका छूटा न रहे। अब जरा देखें बीजेपी का ये चुनावी खाका। 9 प्रमंडल, 38 जिले, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8,471 पंचायत, 45,103 गांव, 19 नगर निगम, 49 नगर परिषद, 80 नगर पंचायत। हर स्तर पर कार्यकर्ता और पार्षद जनता तक पहुंचे। गौरतलब है कि जीएसटी रिफॉर्म को पीएम ने एक जन आंदोलन के रूप में तैयार करने की और जनता तक पहुंचाने की बात कही है और इसी को बीजेपी और एनडीए बिहार में अपना प्रमुख चुनावी अस्त्र मान रही है। एनडीए रणनीतिकारों को उम्मीद है कि न केवल इससे जनता उनके पाले में आएगी, बल्कि विपक्ष को एसआईआर के मुद्दे का मिलेगा मजबूत जवाब। बीजेपी को भरोसा है कि जब त्योहारी सीजन में जनता खरीदारी के लिए बाजार जाएगी और दुकानदार खुद बताएंगे कि जीएसटी से उन्हें क्या फायदा हुआ, तो उसका सीधा असर वोटों पर पड़ेगा। पार्टी ने जीएसटी प्रचार के लिए कई नारे भी तैयार किए हैं और नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी है। अमित पांडे, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो वहीं सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान जमानत पर बाहर आ गए। करीब 23 महीने से जेल में रहने के बाद आजम खान के बाहर आते सियासत तेज हो गई। अखिलेश यादव ने कहा कि 2027 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब आजम के खिलाफ भी सभी केस वापस ले लिए जाएंगे। इस पर भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि आजम खान को सिर्फ जमानत मिली है, दोष मुक्त नहीं हुआ है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए। करीब 23 महीने बाद आजम खान जेल से बाहर आए हैं। आजम खान सफेद रंग की गाड़ी में जेल से बाहर निकले। मीडिया के किसी सवाल का जवाब दिए बगैर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। आजम खान के बेटे अदीब आजम समर्थकों के साथ सीतापुर पहुंचे थे। देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है।
उनका कहना है कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो आजम खान से सभी केस वापस लिए जाएंगे। तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। अखिलेश ने आरोप लगाया कि रामपुर के बीजेपी विधायक और अधिकारी ने आजम खान पर झूठे केस दर्ज किए, लेकिन उन्हें कोर्ट पर भरोसा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहां का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन, कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। इधर आजम खान की रिहाई पर सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां अखिलेश के आजम पर झूठे केस वापस लेने के बयान पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा का कहना है कि 2016 में अखिलेश सरकार ने 17 आतंकियों को रिहा किया था। अपराधियों के लिए जेल के दरवाजे खोलना उनके लिए नया नहीं है। कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने भी आजम को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। वहीं रामपुर विधायक आकाश सक्सेना का कहना है कि आजम को अभी बेल मिली, बरी नहीं हुए हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं। आप याद करिए, अखिलेश यादव जी की जब सरकार गई थी उसके लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव जी ने 17 आतंकवादियों को रिहा कराया था जेल से, जबकि हाईकोर्ट उस समय कह रही थी कि ये आतंकवादी है, इनको किसी भी कीमत पे रिहा नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि पुनः वो समाज में आए और राजनीतिक रूप से एक मजबूत नेतृत्व के रूप में पुनः उत्तर प्रदेश की सेवा करने का कार्य करें। न्यायपालिका का जो भी फैसला, चाहे पहले रहा हो या जो आगे आने वाले समय में होगा, हमने हमेशा हर फैसले का सम्मान किया है। और इसमें भी इतना ही कहूँगा कि बेल मिली है, बरी नहीं हुए हैं, तो बाकी जो मुकदमों की जो पैरवी है तो मजबूती से चली रही है। आजम खान करीब 23 महीने बाद सीतापुर जेल से बाहर आए हैं। जेल के बाहर एसपी के कार्यकर्ता और आजम खान के समर्थक पहुंचे। मुरादाबाद से एसपी सांसद रुचि वीरा भी सीतापुर जेल के बाहर मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर नवरात्र के गरबा पंडालों में गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन को लेकर के बड़ा विवाद छिड़ गया है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक आयोजकों ने चेतावनी वाले पोस्टर लगा दिए हैं। कहा यह जा रहा है कि गरबा में लव जिहाद को रोकने के लिए कदम उठाया गया, लेकिन अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया। ये रिपोर्ट देखिए। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही गरबा और डांडिया महोत्सव पूरे देश में जोर शोर से हो रहे हैं। लेकिन इस बार भोपाल और खंडवा जैसे शहरों में आयोजकों ने गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन करने का फरमान सुना दिया। भोपाल के अवधपुरी इलाके में गरबा पंडाल के बाहर बाकायदा पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में लिखा है कि जिहादियों का आना सख्त मना है और पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाए। भोपाल के अवधपुरी में जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। पोस्टर, मेन रोड है लेकिन पोस्टर लगे हुए हैं कि गरबे के पंडाल में जिहादियों का आना सख्त मना है, पकड़े जाने पर घर वापसी कराई जाएगी। खंडवा में प्रशासन और आयोजकों की बैठक में साफ कर दिया गया है कि गरबा में सिर्फ देवी भजनों और भक्ति गीतों पर ही नृत्य होगा, फिल्मी गीतों पर नहीं। साथ ही गैर हिंदुओं की एंट्री पर पूरी तरह बैन रहेगा। गरबे में कोई आप घूमने फिरने थोड़ी जा सकते हैं, तो पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, तो गलत क्या लिखा है। जो हिंदू धर्म का पालन करता है, जो सनातनी है, जिसको माता में आस्था है, वही जाए ना। नकली तिलक लगाकर, नकली कलावा बांधकर यदि इंटरटेनमेंट के लिए यदि गरबे में जाएंगे तो इसकी अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। राजस्थान के कोटा में गरबा महोत्सव के आयोजकों ने इस बार और सख्ती दिखाई है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पूरे शहर में चेतावनी भरे पोस्टर लगाए गए। इन पोस्टरों में साफ लिखा है कि गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होगा। यही नहीं, आयोजन में एंट्री करने से पहले
हर शख्स का आधार कार्ड चेक किया जाएगा। इसके लिए बाकायदा एक मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है। भोपाल और खंडवा जैसे शहरों में आयोजकों ने गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने का फरमान सुना दिया है। और देखिए आप, ये चेतावनी जो शहर के चौरायों पर लगी है, ये कोटा का नयापुरा चौराया है, जहां पर ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि माताजी के कार्यक्रम में फिल्मी और अश्लील गानों का विरोध किया जाएगा। गरबा पंडालों में गैर हिंदू का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। भीलवाड़ा में गरबा आयोजकों ने तो तैयारी एक कदम आगे बढ़ा दी है। यहाँ आयोजन स्थल को गंगा जल और गौमूत्र से पवित्र किया गया है। गरबा में आने वालों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया जाएगा और आधार कार्ड से पहचान की जाएगी। आयोजकों का कहना है कि धार्मिक कार्यक्रमों में गैर हिंदू घुसकर लड़कियों को लव जिहाद में फंसाते हैं, इसलिए एंट्री बैन करना मजबूरी है। इस गरबा महोत्सव के अंदर कोई भी गैर हिंदू प्रवेश न करे और असामाजिक तत्वों का प्रवेश बंद हो, क्योंकि ये लोग जब आते हैं तो हमारी हिंदू बहनों को लव जिहाद में फंसाने का एक दुष्कर्म करते हैं, कुत्सित प्रयास करते हैं। गरबा और डांडिया के आयोजनों को लेकर गैर हिंदुओं की एंट्री पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेता इसे धार्मिक आस्था की रक्षा का कदम बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष इस पर ऐतराज जताकर इसे समाज में दरार डालने वाली राजनीति करार दे रहा है। महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि महाराष्ट्र में गरबा पंडालों में अगर लव जिहादियों ने एंट्री की कोशिश की तो मुंबई पुलिस एक्शन लेगी। तो जो मांग हमारे विश्व हिंदू परिषद ने की है, उसको पूरा हमको हिंदू राष्ट्र के हिसाब से वो अति योग्य मांग है। इस तरीके के कोई भी जिहादी मानसिकता के लोग अगर हमको वहां देखेंगे, क्योंकि इनके लिए हमारे लिए त्योहार है, हमारे लिए वो हिंदी संस्कृति है, उनके लिए वो लव जिहाद का अड्डा है। नवरात्रि के मौके पर मुझे मेरे इलाके में रोजाना कहीं न कहीं न्योता है। मैं अपने उन भाइयों के बुलाने पर जरूर जाऊंगा वहां पर, और न मैं टीका लगाऊंगा, न मैं हाथ में कुछ बांधूंगा, और अगर वहां से निकालना है तो निकाल दो मुझे आप। नवरात्र जैसे पर्व में गरबा और डांडिया जहां पारंपरिक आस्था और उत्साह का प्रतीक माने जाते हैं, वहीं इस बार आयोजनों से ज्यादा ध्यान फरमानों और राजनीतिक बयानबाजी पर चला गया। जय श्री राम, आदि सत्य भवानी की। जाहिर है आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर विवाद और गहरा सकता है। और इसी बीच बीकानेर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की जान गई है। ट्रक को ओवरटेक करते वक्त यह हादसा हुआ और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बाइक पर सवार 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत हुई है। तीनों शवों को मोर्चे में रखवाया गया। बीकानेर से यह बड़ी जानकारी, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। एक ट्रक को ओवरटेक करते वक्त यह हादसा हुआ है। बाइक सवार 3 लोग जिनकी मौके पर मौत हो गई। तो वहीं दिल्ली के विज्ञान भवन में 23 सितंबर को नेशनल अवार्ड सेरेमनी आयोजित की गई, जहां पर बॉलीवुड से लेकर साउथ और तमाम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े सितारे अवार्ड लेने के लिए पहुंचे। साल 2023 की फिल्मों के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और सिनेमा से जुड़ी तमाम हस्तियों को अवार्ड दिया, सम्मानित किया। भारतीय सिनेमा जगत के सबसे बड़े सम्मान राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के 71वें संस्करण का आयोजन मंगलवार को राजधानी दिल्ली में किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पुरस्कार देकर विनर्स को सम्मानित किया। इस अवार्ड शो की शाम बेहद ही खास रही, जहां शाहरुख खान और रानी मुखर्जी को उनका पहला नेशनल अवार्ड मिला। वहीं साउथ एक्टर मोहनलाल को उनके काम के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा मराठी समेत अन्य भाषाओं की फिल्मों के एक्टर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर्स को भी यहां सम्मानित किया गया। यहां तक कि चाइल्ड आर्टिस्ट को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान साल 2023 की फिल्मों के लिए दिया गया।
शाहरुख खान को साल 2023 की फिल्म जवान के लिए और विक्रांत मैसी को 12वीं फेल के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिल रहा है। इस बार बेस्ट एक्टर का ये अवार्ड 2 अभिनेताओं को सम्मिलित रूप से दिया गया है। रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड करण जौहर की रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को मिला है। इस लिस्ट में सैम बहादुर, हनुमान जैसी फिल्मों को भी अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि यह अवार्ड शो दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जहां सभी सितारों ने पहुंचकर अपना राष्ट्रीय पुरस्कार लिया। इस दौरान फिल्मी जगत के साथ ही राजनीतिक जगत से जुड़े लोग भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं उत्तर भारत में पिछले दिनों भारी बारिश की वजह से तबाही मची थी, लेकिन अब पश्चिम बंगाल में भारी बारिश ने हालात खराब कर दिए। कोलकाता समेत कई दूसरे जिलों में बारिश ने मुसीबत खड़ी कर दी, तो गुजरात में भी बारिश ने गदर मचाया है। रिपोर्ट देखिए। ज्यादा दिन नहीं बीते हैं जब पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बारिश भयंकर त्रासदी लेकर आई। मैदानों में बारिश ने राहत तो दी है, तो वहीं पहाड़ों पर खतरा बना हुआ है। लेकिन इस बार कोलकाता में बारिश लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी। तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है कि कुछ घंटों की बारिश ने कोलकाता को घुटनों पर ला दिया। सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई। पानी सारी सीमा को लांघते हुए रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। कई जगहों पर तो कमर से ऊपर तक पानी भरा हुआ है। कोलकाता समेत आसपास के इलाकों में 250 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई, जिससे सड़कों पर रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं। अचानक मौसम में बदलाव की वजह से ट्रैफिक पर बुरा असर पड़ा है और कई जगहों पर वाहनों की आवाजाही थम गई है। मेट्रो और रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र की वजह से ये बारिश हुई है। रात में हुई बारिश के बाद लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि बाहर उनके लिए संकट खड़ा हो जाएगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी परिसर के बाहर पानी ने डेरा जमा लिया। कोलकाता के अलग अलग जगहों पर वाटर लॉगिंग होने से हालात खराब हो गए। सड़कें तो जलमग्न है ही, कई घरों और सोसाइटी में भी पानी घुस गया है। कोलकाता में भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की जान भी चली गई। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के कई जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिनमें दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, हावड़ा, हुगली शामिल हैं। गुजरात में पिछले दिनों मानसूनी बारिश ने अलग अलग जगहों पर कोहराम मचाया था। अब डांग जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। अंबिका नदी उफान पर है, जिसका शोर दहशत भर देने वाला है। नदी का पानी कई गांवों में दाखिल हो चुका है, जिससे बाढ़ के हालात भी बन रहे हैं। लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक पुल भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सिर्फ 4 घंटे में करीब 5 इंच बारिश दर्ज की गई है। अगर बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो मुसीबत और बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो चलिए